गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि सरकार के द्वारा ऐसा बोला गया है कि जो नीट की काउंसलिंग है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी। दरअसल में देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस की हियरिंग है उसको 18 जुलाई के लिए अडजर्न किया गया है। पर सरकार ने साथ में ये बोल दिया है कि हम तो भैया काउंसलिंग स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई के तीसरे हफ्ते से। पर एट द सेम टाइम सरकार ने ये भी बोला है कि देखो, कुछ भी ऐसा हुआ, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हुआ जिसने कुछ गड़बड़ी से ये एग्जाम क्लियर किया है या कोई भी उसने माल प्रैक्टिस करी है, तो उस केस में लेटर स्टेजेस के ऊपर भी कभी भी उसको कैंसिलेशन उसका किया जा सकता है, उसका कैंडिडेचर को। कहने का अर्थ ये है कि काउंसलिंग चलती रहेगी। आगे जाके कोई पता लगता है कि भाई ये बंदा पेपर लीक में इन्वॉल्व था या इसने कुछ और गड़बड़ी करी है, तो सारे तरीके मौजूद हैं हमारी सरकारों के पास, ताकि उस पर्सन का अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना हो वो लिया जा पाए। इवन ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस या इवन आफ्टरवर्ड भी ये चीज करी जा सकती है। तो ये आने वाले टाइम में पता लगेगा, देखो क्या क्या चीजें हैं। बाकी ये तो देखो तय हो ही चुका है कि पेपर लीक हुआ था, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था। बस पॉइंट ये है कि ये जानने की कोशिश थी कि किस लेवल पे हुआ था। तो अभी तक जो सामने जानकारी आई है उसमें यही बताया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, पर बहुत बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है। एक सर्टेन सेट ऑफ लोगों के बीच में पेपर लीक जरूर हुआ है, बट डेफिनेटली इतना नहीं था कि उसका बहुत ही बड़े मैसिव लेवल के ऊपर देखने को मिले। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 12 जुलाई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है आईटीडीपी के बारे में, दैट इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब दोस्तों, ये क्या है आईटीडीपी? देखो, नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया तो लग गया होगा कि बात हो रही है ट्राइबल डेवलपमेंट की, है ना? ठीक है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट है नबार्ड का। एंड ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है, ये 2005-2006 से चला ही आ रहा है। राइट, इसमें फोकस यही है कि नबार्ड कोशिश ये करेगा कि जो भी देश में ट्राइबल परिवार हैं, जो ट्राइबल फैमिलीज हैं, उनका अच्छा लाइवलीहुड, अच्छा अपना रोजगार वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये काम करेगा। लॉन्च तो देखो 2005-6 में हो गया था। अब कुछ एक इन सम एरियाज ऑफ केरला हमें देखने को ये मिला है। राइट। अब थोड़ा सा मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करता हूं। दरअसल में ना, ये जो पर्टिकुलर फ्लैगशिप प्रोग्राम है नबार्ड का, ये वादी मॉडल ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब आप पूछेंगे सर, ये WADI, ये वादी होता क्या आखिर? जब मैंने बात करी ना वादी की, दरअसल में ये बात करता है वेस्ट लैंड डेवलपमेंट इन इंडिया की। क्या अर्थ हुआ सर इस चीज का? इस चीज का अर्थ ये है कि देखो, कई बार पता क्या होता है, ट्राइबल्स को ना एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, तो उनको फोर्सफुली माइग्रेट होना पड़ता है। यहाँ पर नबार्ड ने ऐसा बोला कि यार ये सब तो रोकना पड़ेगा। इसके लिए पता क्या कर सकते हैं, ट्राइबल लोगों को, स्पेशली जो ट्राइबल वुमेन है, इनको हम कुछ एक चीजें सिखा सकते हैं। जैसे नर्सरी मैनेजमेंट इनको सिखाया जा सकता है, वर्मी कंपोस्टिंग हो गया, किचन गार्डनिंग हो गया। इस तरह की चीजें अगर हम सिखाएंगे ना, तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट होगा। राइट, एंड ये जो माइग्रेशन वगैरह था इसको भी हम रोक पाएंगे, एंड ट्राइबल लाइवलीहुड को हम यहाँ पे प्रमोट कर पाएंगे। दिस इज द फोकस ऑफ नबार्ड। अब आप सोचोगे सर काम तो बढ़िया कर रहे हैं, ठीक है, पर कोई भी काम करते हैं सर पैसा तो चाहिए होता है। आंसर इज यस, बिल्कुल। तो पैसा यहाँ पर भी चाहिए होगा। तो कहाँ से पैसा आएगा? पैसा आएगा TDF से। TDF क्या है? ट्राइबल डेवलपमेंट फंड। अब आप पूछेंगे सर इसमें कैसे पैसा आएगा? TDF तो आपने बोल दिया, TDF में पैसा कहाँ से आएगा? TDF में पैसा नाबार्ड के जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वहां पर जो उसका प्रॉफिट होता है, उसी प्रॉफिट से यहाँ पर ये जो फंड है, इसको यहाँ पे मतलब ये फंड भरता है। एंड इस फंड से ही अकॉर्डिंगली ये जो ITDP प्रोग्राम के लिए फंडिंग चाहिए होती है वो करी जाती है। तो इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी चीजें, पेपर हो गया, एरेका नट, कोकोनट, जिंजर, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे इनके ऊपर फोकस रखा जाएगा। इनके ट्राइबल के लाइवलीहुड के ऊपर फोकस रखा जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, जैसे फॉर एग्जांपल गोट रेयरिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग, बी कीपिंग, फिश फार्मिंग, फॉडर प्रोडक्शन, ये सब चीजें यहाँ पे इंक्रीज करी जाएंगी। एंड यही सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें देखने को मिल जाते हैं कि कैसे उनकी इनकम बढ़ाई जा पाए, कैसे उनको एम्पावर करा जा पाए, एंड कैसे इनकी प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे बना पाए, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर भी बढ़े एंड अकॉर्डिंगली ट्राइबल कम्युनिटीज भी और अच्छे से साथ में मिलकर काम कर पाए।
ठीक है। तो लाइवलीहुड सपोर्ट एक इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का काम बन जाएगा। एंड साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे लैंड वाटर फॉरेस्ट हो गया, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन हो गया, कम्युनिटी को एम्पावर करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना जैसे पानी, रोड्स, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं साथ साथ में यहाँ पे करी जा सकती हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स का कन्वर्जेंस हमें यहाँ पे अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट भी मैक्सिमम लेवल पे आएगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आईटीडीपी जो प्रोग्राम है ये दरअसल में नाबार्ड का प्रोग्राम है, काफी पुराना प्रोग्राम है। समय समय के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ये लॉन्च होता ही रहता है। बाकी नाबार्ड के बारे में तो दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे, 1982 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था अंडर द नाबार्ड एक्ट। तो बेसिकली आपको एक स्टेचुटरी बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। इंडिया का जो रूरल बैंकिंग सेक्टर है उसके लिए प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी आपका नाबार्ड ही देखने को मिल जाता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो नाबार्ड है ना वो इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग करता है, डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं करता। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, देखो नाबार्ड जो होगा वो पैसा देगा आपके बैंकों को, एंड फिर जो बैंक होंगे ना वो बैंक आगे जाके आपको और मेरे को पैसा देंगे। तो डायरेक्ट फाइनेंसिंग नहीं होती यहाँ पे, यहाँ पे कैसी होती है, इनडायरेक्ट फाइनेंसिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे, रीफाइनेंस सपोर्ट हो गया, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहेंस करना, कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को सुपरवाइज करना, ये सारे इसके पॉइंट फंक्शंस बन जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो हैनिबल डायरेक्टिव के बारे में है। अब आप पूछेंगे सर ये हैनिबल डायरेक्टिव नाम ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल, देखो मैं आपको थोड़ा सा ना इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में ना पता क्या हुआ, 1986 में ना एक इजराइल के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई। उसमें पता क्या हुआ, जो लेबनान का हिजबुल्लाह के बारे में आप जानते होंगे, कई बार मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने पता क्या किया, इन्होंने 3 इजराइल के सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया। अच्छा ठीक है, अब 3 इजराइल के सोल्जर्स को वो लोग लेके जा रहे थे, लेबनान का जो हिजबुल्लाह है। अब और भी लोग थे जो इसको देख रहे थे, इजराइल के बाकी लोग भी। उन्होंने ना इनके ऊपर फायर नहीं किया। क्यों नहीं फायर किया सर हिजबुल्लाह के ऊपर, क्योंकि देखो उनके सोल्जर भी तो साथ में जा रहे थे ना, उनको लेके जा रहे थे जबरदस्ती। तो जब ऐसा होता है तो अपने लोगों को बचाने के लिए हमेशा सोल्जर्स की कोशिश रहती है यार कि इनके ऊपर फायरिंग करेंगे ना इनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारे जो खुद के बंदे हैं वो भी साथ में हो सकता है मारे जाएं उस फायरिंग के अंदर, है ना। कई बार आपने मूवीज में भी ये चीज देखी होगी यार कि अगर आपके ना कोई पर्सन को सामने वाला ले जाता है तो आपको फिर हथियार डालने पड़ते हैं। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, वो बोलते नहीं है कि आप अपनी बंदूकें डाल दो वरना हम आपकी पर्सन को मार देंगे। तो यहाँ पर भी यही चीज हुई, ठीक है। तो 3 लोगों को ये लोग ले गए, लेबनान का हिजबुल्लाह। अब पता है ये 3 लोग ले तो गए थे पर 3 लोगों को क्यों यूज किया गया, नेगोशिएशन पर्पसेस के लिए। अब हिजबुल्लाह ने बोला कि भाई अगर इन 3 सोल्जर्स की आप सलामती चाहते हो ना तो बदले में ये 1150 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को हमें यहाँ पे दे दो। तो आप नोटिस कर पाओगे, इसराइल ने जब ये चीज नोटिस करी कि भाई हमारे 3 बंदों के लिए ये इतने प्रिजनर्स को छुड़वा के ले गए हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बोला कि यार ये जो हमने काम किया था ना कि यहाँ पे इन पे गोलियां नहीं चलाई थी, ये अपने आप में बड़ा ही गलत किया था। अब देखो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप कैसे इस चीज को देखते हो। इन्होंने ना इसके बाद क्या कर दिया, इसके बाद इन्होंने हैनिबल डायरेक्टिव बना दिया। हालांकि ये तो पहले भी चीज थी, पर ये हैनिबल डायरेक्टिव की स्टार्टिंग मतलब यहाँ से हमें मेजर चीज देखने को मिली। इन्होंने बोला कि यार अब ये सब चीज नहीं करेंगे। अब ना क्या करेंगे, अब ऐसे ये जो पेनफुल हमें प्रिजनर स्वैप्स करने पड़ते हैं ना, इसको हम रोकेंगे। कैसे रोकेंगे, कि भाई अगली बार ये लोग ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे यहाँ पे हिजबुल्लाह इन 3 सोल्जर्स को लेके जा रहा था, अगली बार हम इनको उड़ा देंगे। उस उड़ाने के चक्कर के अंदर अगर मान लो हमारे खुद के सोल्जर्स के ऊपर भी इंपैक्ट आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है डायरेक्टिव, बड़ा ही खतरनाक बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल डायरेक्टिव है। पर कहने का पॉइंट यही है कि एनिमी को उड़ाने टाइम अगर अपने सोल्जर्स भी मर जाएं, अपने लोग भी मर जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज हैनिबल डायरेक्टिव। सर हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज को, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ना कुछ एलिगेशंस आए हैं कि देखो जब ये जंग शुरू हुई थी ना इसराइल और हमास की 7 अक्टूबर को, तो काफी लोगों का कहना है कि इसराइल ने उस समय भी हैनिबल डायरेक्टिव का यूज किया था, यानी कि अपने भी कुछ सोल्जर्स को मार दिए थे ताकि सामने वाले को मारा जा पाए, एंड इस तरह से जो पेनफुल प्रिजनर स्वैप होता है ना इसको ना हो। अब देखो बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है, बट क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज में था तो डेफिनेटली हमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता था। दरअसल में जो वर्ड है ना हैनिबल, ये हैनिबल एक जनरल के बेसिस के ऊपर ही आया है। उन्होंने 181 सीई के अंदर अपने आप को खुद को मारना सही समझा, रेदर देन बीइंग कैप्चर्ड बाय द रोमन्स। तो वहां से ये वर्ड आया है। बट आई होप आप इस डायरेक्टिव का अर्थ क्या होता है वो आप समझ गए होंगे कि अगर आप नोटिस करो किसी सोल्जर को कैप्चर कर लिया जाए तो मिशन बस ये बन जाता है कि उस सोल्जर को कैसे बचाया जाए।
ठीक है ना, तो दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे ना हैनिबल डायरेक्टिव कहीं ना कहीं यही बोलता है कि सामने वाले एनिमी को आप एलिमिनेट कीजिए, चाहे उस चक्कर में अपने सोल्जर्स क्यों ना मर जाएं। ये जो सोल्जर्स को हम वहां दे देते हैं, फिर वो नेगोशिएशन करते हैं, तो नेगोशिएशन अपने आप में बड़ी ही चैलेंजिंग हो जाती है। उसी चैलेंज को रोकने के लिए हैनिबल डायरेक्टिव है। आई होप द मीनिंग इज क्लियर टू एवरीवन। दोस्तों आगे बढ़ूंगा ना, उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करनी है। काफी बार ना आप लोग कहते हो सर पीडीएफ नहीं मिल रही, पीडीएफ नहीं मिल रही। तो इन सब परेशानियों का सोल्यूशन निकाल लिया गया है। परेशानियों का सोल्यूशन क्या है कि नीचे ना डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक करो। वो लिंक को आप अपने बुकमार्क वगैरह में सेव कर लेना। आपको कभी भी पुरानी नई, ठीक है, कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए हो ना प्रीलिम बूस्टर की, वो सारी आपको सॉर्टेड मैनर के अंदर, डेट वाइज मैनर के अंदर अरेंज्ड आपको देखने को मिल जाएगी। बात समझ आए? आज से आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यार कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। बस ये लिंक आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल फ्री लिंक है। तो वहां पे जाके आपको ये सारा का सारा आपको एक्सेस इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी पीडीएफ आपको कभी 6 महीने बाद भी लगे ना, यार जुलाई वाली पीडीएफ डाउनलोड करनी थी, कहाँ से करूं, आपको इस लिंक पे ही जाके सारी वो पीडीएफ मिल जाएगी। समझ गए इस बात को? प्लस एट द सेम टाइम बाकी फैकल्टीज भी मेरे साथ हैं, तो वो आपके एमसीक्यूज हो गया या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गया, और भी एडिशनली हम करंट अफेयर्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो भी आपको सारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन एमसीक्यूज आपको सब यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली नीचे लिंक पिंड है, तो वहां पे जाके आप इस लिंक पे क्लिक करके ये बैच को ज्वाइन करना, बिल्कुल फ्री इसका है। आपको एक्सेस मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली पीडीएफ वगैरह आराम से आप डाउनलोड कर पाओगे। अगला दोस्तों जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखो आप लोग ना सियांग रिवर के बारे में जानते होंगे। सियांग रिवर कुछ नहीं है, बेसिकली ब्रह्मपुत्रा को ही कहा जाता है। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये सियांग रिवर को सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत के अंदर, है ना। ये माउंट कैलाश के पास में से ओरिजिनेट करती है। फिर जैसे ये मतलब अरुणाचल प्रदेश के अंदर इसका नाम सियांग होता है, फिर बाद में जब ये असम वाली साइड चली जाती है ना, तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा बन जाता है। तो आप नोटिस करते हो कि इस तरह से इसका कुछ होता है फ्लो, कि 1000 किलोमीटर ईस्टवर्ड की तरह ऐसे ट्रेवल करा, फिर एक तरह से हॉर्स शू ऐसे बेंड बनाया अराउंड द नामचा बर्बा पीक, अकॉर्डिंगली अरुणाचल प्रदेश के अंदर एंटर करते हुए यहाँ पे इसको सियांग नाम दिया जाता है। तो ये बात तो चलो आपको पता होगी कि बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर की ही बात हो रही है। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक बात हो रही है अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की। एक्चुअली मैं थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर ना हमारे पास ऑलरेडी सियांग अपर स्टेज 1 है, सियांग अपर स्टेज 2, ठीक है। इनका ना हम यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं बाय अ सिंगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ हायर कैपेसिटी। यानी कि एक सिंगल मल्टीपर्पज बड़ा प्रोजेक्ट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि 11,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा ऑन सियांग रिवर इन अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसके फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है ना। डेफिनेटली आप इस तरह से बड़े बड़े आप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, फायदे बहुत सारे हैं, नो डाउट अबाउट इट। अब ये बनाया जा रहा है एनएचपीसी के द्वारा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, जहां पर आपको नोटिस करोगे 300 मीटर हाई डैम यहाँ पे बनेगा, जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा होने वाला है। पर यहाँ पर ना बहुत सारे पिछले कुछ समय में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब आप पूछेंगे सर हमने फैक्चुअल चीजें तो पढ़ ली, पर आप ये बता दो कि आखिर प्रोटेस्ट चल क्यों रहे हैं। देखो जो लोकल लोग हैं ना, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को थ्रेट मिलता है। आपके जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, उनको बहुत ही मेजर थ्रेट होगा। एंड प्लस एट द सेम टाइम ना आदि ट्राइब के आप नोटिस करोगे लगभग 300 विलेजेस जो आपको देखने को मिल जाते हैं, वहां पर बहुत सारी कम्युनिटीज को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। एक जो डिबेट चलती है ना डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, बहुत ही मेंस के अंदर बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है ये डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, कि डेवलपमेंट आखिर किसके लिए भाई, ठीक है ना। और यहाँ पे ट्राइबल लोगों को, लोकल लोगों को बहुत सारे डिस्प्लेस हो जाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम हम वाइल्ड लाइफ को भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दो दोनों डिबेट होती है ना, उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें ही आता है। तो सरकार को अब देखना पड़ेगा कैसे ये सारी चीजें मैनेज कर सकती है, ताकि डेवलपमेंट भी ना रुके, प्लस एट द सेम टाइम जो लोकल लोगों के इश्यूज हैं हम उनको भी मैनेज कर पाए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। दरअसल में कल थी जुलाई 11, ठीक है। 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर 11 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, 3 अगस्त को, 15 सितंबर को क्यों नहीं मना लेते? इसका कारण है दरअसल में 1987 के अंदर ना जब 11 जुलाई हुई, उस समय दुनिया की जो पॉपुलेशन थी वो 500 करोड़ पहुंच गई। यानी कि 500 करोड़ कह लो या 5 बिलियन पहुंच गए कह लो। ठीक है, उस समय ना वर्ल्ड बैंक के अंदर एक सीनियर डेमोग्राफर थे, उन्होंने बोला कि यार हमें ना अब क्या करना चाहिए, 11 जुलाई को
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में सेलिब्रेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यार, दुनिया की पॉपुलेशन 500 करोड़ पहुंच चुकी है, और जो पॉपुलेशन होती है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, आपकी इंडिविजुअल कैसा जिंदगी जिएगा, उसके ऊपर बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। तो लोगों के अंदर हम अवेयरनेस जनरेट कर पाएं, प्लस एट द सेम टाइम वो कुछ ऐसी चॉइसेस लें जो इस प्लेनेट के लिए अच्छी चॉइसेस हों। इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करने के लिए 11 जुलाई से हमने यहाँ पे, मतलब 11 जुलाई 1990 ऑनवर्ड्स, हमने यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो दैट वाज द फोकस। ठीक है, रेजोल्यूशन आया बेसिकली, तो अकॉर्डिंगली जैसे आप देखते हो ना कि 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे इसके लिए भी रेजोल्यूशन आया, एंड अकॉर्डिंगली हमने 11 जुलाई 1990 ऑनवर्ड्स हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को यहाँ पे सेलिब्रेट करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था। तो 1989 के अंदर यूएनडीपी ने प्रपोज किया था, एंड अकॉर्डिंगली 1990 ऑनवर्ड्स हम ये चीज करने लग गए। बाकी आपको ना एक एंटिटी के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए जब भी बात होती है पॉपुलेशन की, उसको हम बोलते हैं यूएनएफपीए। दरअसल में ना यूएनएफपीए का जो पुराना नाम था वो था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, पर इसका बाद में नाम चेंज हो गया, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ही बोलते हैं अब इसको। पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो अभी भी यूएनएफपीए ही है, मतलब जो होता है ना एब्रीवेशन जो होती है वो तो ये बन गई यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, बट जो पुराना नाम था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, उसी को यहाँ पे रिटेन किया गया, उसका यूएनएफपीए। ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 के अंदर, राइट। यूएन ने ना, यूएनजीए ने, यूएन जनरल असेंबली के द्वारा बोला यही गया था कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास अपनी मन मर्जी के हिसाब से वो कर सकते हैं कि कितने बच्चे उनके होने चाहिए, कितने टाइम के बाद एक बच्चे के दूसरे बच्चा करना है। ये सारी चीजें तो पेरेंट्स के पास ही डेफिनेटली राइट होना चाहिए डिटरमिन करने का। बट एट द सेम टाइम लोगों के अंदर हमें डेफिनेटली अवेयरनेस वगैरह जरूर जनरेट करनी चाहिए, एंड वहां पर यूएन पॉपुलेशन फंड का अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। ये यूएनएफपी और कुछ नहीं बल्कि आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ही एक आपको सब्सिडरी ऑर्गन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। बाकी इस बार की जो थीम है दैट इज लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड इंडिविजुअल्स। देखो कई बार पता क्या होता है, आप लोग मूवीज वगैरह देखते हो, राइट, एंड उन मूवीज के अंदर ना जो हमारे स्पेशली एबल्ड हमारे जो होते हैं दिव्यांग जन की अगर मैं बात करूं, उनको बहुत ही गलत तरह से दिखाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो गया, स्टिग्मेटाइजेशन हो गया, बहुत हैवी लेवल के ऊपर चला जाता है। अब ऐसा ही एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक बेसिकली पिटिशन फाइल करी गई थी एक्टिविस्ट निपुण मल्होत्रा जी के द्वारा। उन्होंने यहाँ पे बात करी कि जो फिल्म एक आई थी आंख मिचोली, उसके अंदर बहुत सारा इनसेंसिटिव तरह से दिव्यांग जनों को दिखाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इसके बारे में बोली है। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, उसमें कचरा की बात होती है, कचरा का मतलब होता है गार्बेज, एंड इसमें आप नोटिस करो कि एक डिसेबल्ड और अनटचेबल करेक्टर का नाम कचरा रखा गया, ये भी एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग ही है। तो दरअसल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यार इस तरह के स्टीरियोटाइपिक वर्ड्स को आप यूज नहीं करोगे, जैसे क्रिपल हो गया, स्पेस्टिक हो गया, अफ्लिक्टेड हो गया, सफरिंग, विक्टिम, ये सब वर्ड जब आप यूज करते हो, आपने अनइंटेंशनली शायद यूज किए होंगे, पर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में वो परपेचुएट हो जाता है। प्लस एट द सेम टाइम जो भी लैंग्वेज यूज करी जाएगी वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि दिव्यांगजनों को एलियनेट करे। प्लस एट द सेम टाइम कई बार ना मूवीज में कहते हैं बहुत सारे मिथ्स दिखाए जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यार ये पर्सन को ना कुछ और डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से इसकी कुछ और पावर आ चुकी है, पर ऐसा नहीं होता है, मतलब उनको सुपर क्रिपल्स की तरह दिखाया जाता है। पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा जब होता ही नहीं है, इसकी वजह कोई साइंटिफिक प्रूफ ही नहीं है, तो आप लोगों के मन में ऐसी गलत चीजें क्यों बना रहे हो। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर, ठीक है ना, मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं देनी चाहिए। प्लस साथ में आप नोटिस करोगे जो सक्सेस स्टोरीज है उनको आप हाईलाइट कीजिए, जैसे आप नोटिस करो इकबाल हो गया, चंदू चैंपियन अभी रिसेंटली ही मूवी आई, वो कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच दिखाती हैं कि लोगों की जिंदगी में जो भी चैलेंज आए, हमारे दिव्यांग जनों की जिंदगी में जो भी चैलेंज आए, उन्होंने कैसे उनको टैकल करे। ठीक है ना। प्लस एट द सेम टाइम रिप्रेजेंटेशन और पार्टिसिपेशन को हम यहाँ पे इम्प्रूव करें। एट द सेम टाइम जो भी सिनेमेटोग्राफिक रूल्स है ना, वहां पर भी कैसे डिसीजन लिए जाते हैं, वो एक चीज हो गया। इसके साथ ही साथ ना आपके जो भी कमेटीज वगैरह होती हैं जो इन मूवीज वगैरह को देखती हैं, वहां पर भी इनको एक पार्टिसिपेशन इनका होना चाहिए, ताकि जो रूल्स हैं वो इनके लिए भी अकॉर्डिंगली अच्छे से बन पाए। तो ये सब चीजें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा बात करी गई। प्लस एट द सेम टाइम दो चीजें होती हैं, एक होता है डिसेबलिंग ह्यूमर, एक होता है डिसेबिलिटी ह्यूमर। जब हम डिसेबलिंग ह्यूमर की बात करते हैं तो एक नेगेटिव चीज हो जाती है कि आपने ह्यूमर को ना एक पर्सन को उसकी इमेज को खराब करने के लिए चीज करी है। पर अगर आप ह्यूमर को यूज करते हो कि लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए किसी डिसेबिलिटी के बारे में, तो वो चीज करी जा सकती है।
प्लस एट द सेम टाइम जैसे आप नोटिस करोगे जो भी गाइडलाइंस बताई गई हैं राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अंतर्गत, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। आपके मूवीज वगैरह जो होती हैं उनको प्रॉपर उन्हीं लैंग्वेज में भी बनाया जाए ताकि हमारे जो दिव्यांग जन है वो उसको समझ पाएं। ठीक है, प्लस एट द सेम टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के द्वारा यहाँ पे ड्राफ्ट गाइडलाइंस दी गई हैं एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स की, उनको भी यहाँ पे फॉलो किया जाना चाहिए। मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ना, जैसे साइन लैंग्वेजेस के अंदर मूवीज वगैरह बननी चाहिए। ठीक है ना, साथ ही साथ एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। अगर मान लो सीबीएफसी को, जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को, जहाँ पर जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ पे दो सेट्स ऑफ फिल्म यहाँ पे डिलीवर करेगा, एक पब्लिक व्यूइंग के लिए एंड दूसरी एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के साथ। बेसिकली वहां पर साइन लैंग्वेज होंगी, हियरिंग एंड विजुअल इंपेयरमेंट वाले लोग भी उस मूवीज को अच्छे से देख पाएंगे। ये यहाँ पे फोकस है इन गाइडलाइंस का। ठीक है ना, तो एट द सेम टाइम आप नोटिस करोगे जो भी मूवीज लेट से नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के अंदर यहाँ पे उनको कंसिडर किया जाता है, उनके अंदर तो कैप्शनिंग पक्का होनी ही चाहिए, ऑडियो डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए, ताकि जो लोग हमारे दिव्यांगजन है वो भी इन मूवीज का अच्छे से उनको देख पाए। प्लस आप एक दो पॉइंटर्स और भी देख पाओगे कि कुछ शिकायतें हैं तो उनके लिए भी प्रॉपर मेजर्स बताए गए हैं इन गाइडलाइंस के अंदर। प्लस एट द सेम टाइम सरकार जो होगी ना वो फंडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है ताकि ये एक्सेसिबिलिटी फीचर्स मूवीज के अंदर आ पाए। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो यहाँ पे बताई गई थी जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा। ठीक है ना, ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड इन पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फीचर फिल्म इन सिनेमा थिएटर की जो गाइडलाइंस थी। नेक्स्ट दोस्तों हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है नेट जीरो एमिशंस बाय 2038। देखो आप लोग सोच रहे होंगे सर हमारा तो टारगेट 2070 था, फिर 2038 कहाँ से आ गया। बस एक छोटा सा न्यूज का इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था कि जो ओएनजीसी है ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन कॉर्पोरेशन, इसने यहाँ पे बोला है कि हम ना 2 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे ताकि 2038 तक ये कार्बन न्यूट्रल हो पाए। देश का टारगेट तो 2070 तक का है, पर ओएनजीसी का टारगेट है 2038 का। अब आप पूछेंगे ये कैसे करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये गैस जो फ्लेयरिंग होती है ना, इसको एलिमिनेट कर देगा। इसका अर्थ क्या होता है सर, देखो एक्चुअल में ना जब भी हम बात करते हैं गैस फ्लेयरिंग की, तो कई बार ना नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है। जब आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, तो नेचुरल गैस की बर्निंग वगैरह होगी, उस वजह से फायर स्टैक हो गया या और इस तरह से गैस कंबशन वगैरह जो देखने को मिलती है, उससे बहुत सारा इन्वायरमेंट को हार्म होता है। तो एक तो 2030 तक उसको एलिमिनेट कर देंगे। बाकी आप नोटिस करो इनके जो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स है, ऑफशोर का अर्थ होता है जहां पर जो ओशन वाली साइड के ऊपर यहाँ पे विंड को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, उसको बोलते हैं ऑफशोर। तो वहां पर इन्वेस्ट करेगा, ऑन शोर के ऊपर भी इन्वेस्ट करेगा जो आपके लैंड वाली साइड होते हैं। तो सबके ऊपर इस तरह से इन्वेस्टमेंट करते हुए 2038 तक इनकी टारगेट है नेट जीरो एमिशन करने की ओएनजीसी की। इंडिया का टारगेट 2070 ही है। ठीक है, बस इन्फॉर्मेशन थी, ये मुझे आपको बतानी थी। आज का यही था डिस्कशन। आज के डिस्कशन के इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ दूसरा एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 2024 में ही यूपीएससी ने पूछा था, तो ये दोनों सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। कल मैंने कुछ आपको क्वेश्चंस का होमवर्क दिया था, इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो कई बार ना आप लोग मूवीज देखते हो, ठीक है, मूवीज का फायदा आपको कई बार ना एग्जाम में आ जाता है। आप पूछेंगे कैसे। देखो आप लोगों ने पुष्पा मूवी देखी होगी, नहीं देखी तो देख लेना, अच्छी मूवी है। ठीक है ना, तो वहां पर भी रेड सैंडर्स की, रेड सैंडलवुड की बात हुई है। ठीक है, दरअसल में जो रेड सैंडर्स हैं ये इंडियन एंडेमिक ही ट्री स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ पर देखने को मिलती है सर, ईस्टर्न घाट्स के अंदर, आपका जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है वहां पर आपको देखने को मिल जाती है। और इसका आईयूसीएन स्टेटस भी एंडेंजर्ड है। यूपीएससी ने पहले ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए था कि रेड सैंडर्स तो एक्चुअली इंडिया के नेटिव ही है। बात बाकी क्रॉप्स की करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बात करिए कैश्यू की। देखो कैश्यू इंडिया का नेटिव नहीं है। कैश्यू दरअसल में अगर मैं बात करूंगा, ये ब्राजील हो गया, वहां से बिलोंग करते हैं। आपके जो पोर्टुगीज थे ना, वो यहाँ पे इंडिया में इसको यहाँ पे लेकर आए। तो बात पपाया की करें तो पपाया भी दरअसल में आपको मेक्सिको वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सेकंड भी आपका इनकरेक्ट बन जाता है। एक्चुअल में इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर। दूसरा आपका नॉर्थ सी के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पर किन किन कंट्रीज का बॉर्डर लगता है नॉर्थ सी के साथ। देखो एक तो थोड़ा आपको मैप का आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे, या फिर थोड़ा सा आप ना ये भी देख सकते हो कि यार फिनलैंड यहाँ पर है, रशिया यहाँ पर है, और हम बात कर रहे हैं भैया नॉर्थ सी की। तो अगर उसके बेसिस के ऊपर भी ना आप इन दो चीजों को तो बिल्कुल आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। तो इसका आंसर भी दरअसल में जर्मनी और नॉर्वे ही आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा आप पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का आपका होमवर्क के अंदर आपके ट्रू फॉल्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था एक था क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पर मैंने पूछा था कि ये
कौन से शेड्यूल में लिस्टेड है? ये तो यार 8th वाले में ना, लैंग्वेजेस की बात तो वही होती है। 7th वाले में तो हम डिस्कशन करते हैं आपकी लिस्ट के बारे में, है ना? आपकी यूनियन लिस्ट वगैरह के बारे में। तो 7th शेड्यूल में कैसे हो सकता है? पहला तो गलत हो गया। आईयूसीएन रेड लिस्ट के बारे में स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बिल्कुल आरबीआई ही लेकर आया था 2021 के अंदर। यहाँ पर जो वीजा वॉल लिजर्ड की बात हो रही है, यहाँ पर इसका आईयूसीएन स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।